नमस्कार बच्चों। पिछले कक्षा में हम हिमालय की बेटियां पाठ के बारे में देख रहे थे। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये दो ऐसे नाम हैं। हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ये जो पृष्ठ है वहां तक हुआ था। आज हम पाठ के आगे का भाग को देखते जाएंगे। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। अब जिन्होंने नदियों को मैदानी भागों में देखा है, वे तो उनके स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं पहचान पाएगा। अगर वे पहाड़ों में देखे, वे पहाड़ों में इतने वेग से बहती है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यही नदियां मैदानों में आकर इतनी शांत हो जाती है। इसीलिए लिखा है, शायद जिन्होंने उन्हें मैदानी भागों में देखा हो तो ये कल्पना नहीं कर सकते जब ये बच्चियां या ये नदियां अपने पिता यानी हिमालय की गोद में है, अर्थात ये हिमालय के पहाड़ियों में बहती है, तब ये बालिका के रूप में है। तो कितना सुंदर खेल दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। देखिए बच्चों, आगे लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपने बाल्यकाल में नंग दड़ंग रूप में भी बच्चों को उनके माता पिता अतीत प्रेम करते हैं और उनके बाल लीलाओं से अधिक आनंद होते हैं, ऐसे ही लेखक ने लिखा है कि अपने पिता हिमालय की गोद में खेलने वाली इन नदियों को, बालिका रूपी नदियों को, रूप वहाँ रहने वाले यानी हिमालय के पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को आकर्षक भले ही न हो, क्योंकि रोज इन नदियों को वे देखते ही रहते हैं। इसलिए शायद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को या आदमियों को ये जो नदियाँ बहती रहती है वो शायद सुंदर नहीं लगते हैं, क्योंकि वो बार बार वहाँ नदियों को देखते ही रहते हैं। इसलिए मगर यहाँ कवि आज वहाँ देख रहे हैं, इसलिए उनको यह लुभावना लग रहे हैं। लुभावना यानी आकर्षक। इसलिए कहते हैं। मगर लेखक मैदानी भागों में देखा हुआ नदियों को पहाड़ी भागों में देख रहे हैं, इसलिए इनको आकर्षक लग रहा है। इसलिए लेखक समुद्र को इन नदियों के पति अर्थात हिमालय को, हिमालय का दामाद कहते हैं और
हिमालय को समुद्र का ससुर अर्थात इन नदियों के पिता कहते हैं और ये कहने में इनको कोई झिझक यानी शर्म नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। यानी नदियों को मानव के रूप में मानने की परंपरा अब की नहीं है, बल्कि पुरानी यानी सदियों से चली आ रही है। कब से? महाकवि कालिदास के समय से। महाकवि कालिदास ने जो अपना एक महाकाव्य लिखा था, मेघदूत, इसमें उन्होंने यक्ष और यक्षिणी इन दोनों को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें ये दिखाया गया था कि यक्ष जो है अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते हैं और इस कार्य के लिए मेघ को अपना दूत बनाते हैं। उन बादलों से कहते हैं कि मेरा संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाओ, तो उसमें भी कहीं पर ये वर्णन आता है कि यक्ष उसे बादल से जो यक्षिणी के पास संदेश लेकर जा रहा है, तब कहते हैं वेत्रवती यानी बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, अर्थात वह वर्षा देते जाना यानी बारिश कराना, क्योंकि तुम्हारे प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जब तुम वर्षा रूप जल वहाँ दोगे तो तुम्हारी वो प्रेयसी बहुत खुश हो जाएगी। इस तरह लेखक को भी शायद उस महाकवि को भी जैसे नदियों के सचेत रूप पसंद था, ऐसे ही इन्हें पसंद है, यानी लेखक को। सचेत यानी जीव रहने वाली, यानी नदियों को सजीव रूप यहाँ दिया गया है। वैसे ही लेखक ने इस पाठ में नदियों को सचेत रूप दिया है। इसलिए कहते हैं, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों में देखे हैं, वो इसी नतीजे पर पहुँचेगा, यानी इन्हें सचेत रूप ही अच्छा लगेगा। आगे देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए,
इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोड़ी गीढ़ तिब्बत की बात है। मन उछट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। यहाँ देखिए बच्चों, इस अंतिम भाग में लेखक कहा है कि पुराने समय में नदी को मानवीकरण नहीं किया है, बल्कि इस समय के कवि भी करते हैं। जैसे एक कवि का नाम यहाँ दिया गया है, वो है काका कालेलकर। ये भी हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि है। ये कवि इन नदियों को लोकमाता कहा है। लोक यानी संसार, माता यानी माँ यानी जननी जो जन्म देती है। इसका अर्थ होता है संसार के जननी नदी है। क्योंकि मानव का जब धरती पर विकास हुआ तब जल पर ही विकास प्रारंभ हुआ। इसलिए जल है तो जीवन है। इसलिए काका कालेलकर जी ने नदी को लोकमाता कहा है। शायद आपको समझ में आया होगा काका कालेलकर ने नदी को लोकमाता क्यों कहा है। इसका उत्तर होता है क्योंकि मानव का विकास कहाँ प्रारंभ हुआ, जल से। इसलिए जल से जो विकास हुआ एक जीवी के रूप में, वो आगे विकसित हो होकर अनेक प्राणियों के रूप में, वैसे ही आगे विकास होते होते कहाँ तक पहुँच गया, मनुष्य के रूप में यानी मानव के रूप में। इसलिए ये जो विकास का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू हुआ, पानी से यानी जल से। वो जल का स्रोत क्या है, नदी है। इसीलिए कालेलकर जी ने कहा है कि नदियाँ जो है वह लोकमाता है, यानी संसार के सभी जीवियों के माता है। क्योंकि सभी जीवियों का विकास इन नदियों के जल में से ही प्रारंभ हुआ था। इसलिए कालेलकर जी ने नदी को लोकमाता कहा गया है। और पुराने जो जितनी भी सभ्यताएं हुई वो सब नदियों के किनारे पर ही हुई है। आप शायद देख चुके हैं, सभी नागरिकता कहते हैं वो कहाँ प्रारंभ हो चुके थे, सभी नदियों के किनारों पर। उदाहरण के लिए सिंधु, नाइल आदि। और भी
अनेक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। और थोड़ा आगे जाए तो इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं और बहन का स्वरूप भी दे सकते हैं। कितने कवियों ने बहनों का स्वरूप दिया है और एक बार इनके तबीयत ठीक नहीं था, तब वे सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और अपने पैरों को नदी में डालकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील यानी निरंतर बहने वाली नदी के जल जो है उन पर असर डाला और उनका मन ताजा हो गया और उनके सारी व्यथा दूर हो गई। तब वे गीत गाने लगे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी लेखक खुशी से गाने लगे, सतलज नदी को जयकार करने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तुम्हारी लीला अचरज यानी आश्चर्य से भरी है। तुम्हारे जल में पैर डालते ही मेरा मन मुदित यानी प्रसन्न हो गया। मन हटा खुमारी यानी मेरा सारा दुख मिट गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी होना चाहता हूँ। तुम बेटी तुम्हारे पिता हिमालय सदा तुम पर चिंतित है, पर वे शांत है। जो हिमालय शांत है, प्रकृति नटी यानी खेल दिखाते हैं। जो नटी उनके द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर अनुपम यानी अद्भुत छाप हिमालय है। इसलिए जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यानी यह लेखक के मन में सतलज नदी जो है उस नदी को बहन के रूप में देखने लगे, इसलिए वह प्रसन्न होकर इस पद्य को वह गाने लगे। तो ये था हिमालय की बेटियां पाठ। अगले कक्षा में और एक नए पाठ पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को धन्यवाद।